रामगढ़ गांव समृद्धि के लिए जाना जाता था। भूमि माता की इस गांव पर कृपा ही होगी, जिसकी वजह से इस गांव के हर एक किसान का खेत हरा भरा है। अजीब बात ये थी कि खेती से समृद्ध इस गांव में एक जमीन ऐसी भी थी जो आज भी सूखी पड़ी है, जिस पर कोई खेती नहीं कर पाता। कहा जाता है कि वो जमीन श्रापित है। अरे भैया, इस साल हमारे खेत में तो अच्छी फसल आई है। चलो अच्छी बात है। इससे पिछले साल जो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान उस जमींदार रतन की वजह से हुआ था, अब वो भी भर जाएगा। वैसे सरला, कल रात भी मैंने आवाज सुनी। आवाज? कैसी आवाज? बड़ी अजीब सी, जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज, किसी के खेत में काम करने की। तुम उस शापित जमीन की तो बात नहीं कर रही ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। भगवान करे किशन की आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन सरला, आखिर उस किशन के साथ हुआ क्या था और वो जमीन शापित क्यों है? माया की बात सुनकर सरला थोड़ी गंभीर हो गई और उसने उसे श्रापित जमीन की कहानी को निसंकोच बता दिया। कई सालों पहले की बात है। किशन गरीब लेकिन मेहनती और होशियार किसान था, मगर गांव का जमींदार भानु प्रताप सिंह उसके खेत पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन जमींदार ने अपने गुंडों के साथ किशन के खेत पर हमला कर दिया। उसके ही हल से उसे चीर डाला। किशन चीखता रहा, मगर कोई उसे बचाने नहीं आया। उसने अपनी आखिरी सांस में कसम खाई कि जो भी इस खेत पर आएगा वो हल की धार से अपने प्राण गंवाएगा। क्या सच में? फिर तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। सरला की जुबान से किशन की कहानी सुनकर माया के होश उड़ गए थे, पर हर रात आने वाली अजीब आवाजों से बचने के लिए गांव वालों ने मिलकर किशन की खेत वाली जमीन पर चेतावनी लिखित एक बोर्ड लगवा दिया, जिस पर लिखा था कि कोई भी इस जगह के आसपास भी ना भटके। लेकिन एक रात एक लड़के ने नशे की हालत में खेत में जाने की गलती कर दी। ये क्या लिखा है? गांव वालों से विनती है कि कोई इस जगह के आसपास भी ना भटके। अरे यार, आए बड़े चेतावनी देने वाले। भूत हैं, बोलते हैं। मैं किसी भूत से नहीं डरता। नंदू नशे में था। उसे गांव की भूतिया कहानियां झूठ लगती थी। नशे की हालत में वो खेत में पहुंचा, मगर जब उसने अंदर कदम रखा, हर तरफ धुंध फैल गई। अरे, ये अचानक कोहरा कहां से आ गया? नंदू घबरा गया। तभी खेत के बीचों बीच एक परछाई दिखी। एक दुबला पतला किसान जो खून से लथपथ हल लिए खड़ा था और उसके हल की धार से ताजा खून टपक रहा था। इससे पहले कि नंदू कुछ कर पाता, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह नंदू की लाश खेत में मिली। हाय रे दैया, ये क्या हो गया? मेरे पति के साथ ये क्या हो गया? मैंने कहा था कि मनहूस जगह पर मत जाओ, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। सच में नंदू का अंत काफी दर्दनाक था, लेकिन किशन की आत्मा शांत होने की राह पर बिल्कुल नहीं थी, और उसकी आत्मा तभी शांत होने वाली थी जब वो रतन सिंह के आखिरी वंश को खत्म कर देती। नंदू के मरने के बाद कोई भी अब किशन की जमीन के पास नहीं जाता था, लेकिन रतन सिंह अपने बाप की तरह लालची था। उसे किशन की जमीन हथियाने की जल्दी थी, क्योंकि वो जानता था कि किशन की जमीन सोना थी। उस पर कब्जा करके वो भरपूर मुनाफा कमाता। नंदू के साथ हुई घटना की वजह से गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। देखिए वकील साहब, मैं आपको पैसे इसलिए नहीं देता कि आप मुझे गांव में मची अफवाहों के बारे में आकर बताइए। मुझे उस किशन की जमीन चाहिए। वो कैसे हमारे हाथ आए, आप उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन नंदू की मौत की वजह से अब कायदे से उस जमीन को पाना और भी मुश्किल हो चुका है रतन साहब। वो सब मैं नहीं जानता। वो जमीन मेरे नाम कैसे होगी, तुम उस पर ध्यान दो, समझे? रतन परेशान था और किशन की जमीन पाना उसके लिए अब और भी मुश्किल हो गया था।
तभी उसने अपने गांव के बड़े प्रख्यात पंडित की सलाह लेने की सोची। नमस्ते पंडित जी। तुम आज खुद यहाँ चल के आए हो, मतलब अवश्य कोई चिंता की बात होगी। आपने बिल्कुल ठीक समझा पंडित जी। दरअसल बात यह है कि मैं एक गंभीर समस्या से जूझ रहा हूँ। आगे बोलो। पंडित जी, हमारे गांव में एक जमीन है जिस पर मैं एक नई तरह की खेती करना चाहता हूँ, लेकिन जिस जमीन को मैं हासिल करना चाहता हूँ उसका मसला सालों से अटका पड़ा है। आप कृपया करके अपने दिव्य ज्ञान से मुझे उचित सलाह दीजिए ताकि मैं अपनी महत्वाकांक्षा को जल्दी पूरा कर पाऊं। रतन की बात सुनकर पंडित जी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ क्षण विचार करके रतन से कुछ सवाल पूछे। तुम्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या यह है कि उस जमीन पर किशन यानी उस जमीन के मालिक का साया है, ऐसा सबका मानना है। सबका यानी तुम नहीं मानते? नहीं, मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले ही गांव के एक व्यक्ति की लाश मिली थी वहां, तब से मैं भी थोड़ा कश्मकश में हूं। रतन की बताई घटनाओं के आधार पर पंडित जी ने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। वो अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा के झोंके ने पंडित जी पर कुछ इस तरह से हमला किया कि वो दूर मंदिर के बाहर जा गिरे। उनके नाक से खून बह रहा था और उनकी हालत भी काफी गंभीर हो गई। पंडित जी, ये क्या हो गया? ये आपको क्या हुआ? मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? किसकी मृत्यु? तुम्हारे खून का प्यासा है, वहां मत जाना। पंडित जी रतन को कुछ और बता पाते इससे पहले ही पंडित जी की मृत्यु हो गई और रतन के हाथ एक बार फिर से खाली थे। पर अब रतन के सब्र का बांध टूट चुका था और वो गुस्से से तिलमिला उठा। बस अब बहुत हो गया। वो किशन मेरी जान लेना चाहता है ना, उसकी इतनी हिम्मत। उसे पता नहीं कि वो किसके पीछे पड़ा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रतन गुस्से के मारे पागल हो चुका था। वो भूल गया था कि उसका सामना किसी मनुष्य से नहीं है बल्कि एक आत्मा से है। रतन ने अपने साथ कुछ मजदूर लिए और वो उस खेत पर चला गया। जैसे ही उन्होंने वो जमीन जोतनी शुरू की, अचानक हल की नोक खुद ब खुद मिट्टी में गड़ गई। मजदूर ने अपनी पूरी ताकत लगाई मगर वो हल वहां से हिला तक नहीं। मालिक, ये बहुत भारी है मालिक। तभी मिट्टी हिलने लगी और वहां से निकली एक हड्डियों की झुलसी हुई कलाई ने मजदूर के पैर को कस के पकड़ लिया। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे बचाइए मालिक, बचाइए! मजदूर चिल्लाता रहा, रतन से मदद मांगता रहा, लेकिन रतन डरा हुआ था। इससे पहले कि वो मजदूर को बचाने के लिए कुछ करता, उससे पहले ही किशन ने उसे जमीन के अंदर खींच लिया और पूरे खेत में सन्नाटा पसर गया। रतन डर के मारे वहां से भागने लगा। तभी वहां के कीचड़ से किशन की आत्मा निकली। उसके हाथ में वही हल था जिससे उसे मारा गया था। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, अब तेरा भी समय आ गया है मृत्यु को गले लगाने का। किशन की बात सुनकर रतन फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। देखो, तुम्हारी जान मेरे पिताजी ने ली थी, मैंने नहीं। तुम कृपया करके मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे बख्श दो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, उन्हें माफी नहीं मिलेगी। जिस तरह से तेरा बाप मरा, उसी तरह से अब तू भी मरेगा, समझा? किशन की आत्मा ने हल उठाया और सीधे रतन के गले पर वार कर दिया और रतन का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद किशन ने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। किशन का बदला पूरा हो चुका था। उसकी आत्मा को अब शांति मिलने वाली थी। अगली सुबह जब गांव वाले खेत पर पहुंचे तो वहां खून से सनी मिट्टी और बीच में हल कड़ा हुआ मिला। उसके पास ही रतन का कटा हुआ सिर भी मिला और कुछ इस तरह से रतन की और उसके पिता की क्रूरता का अंत हो गया। अर्जुन एक बिजनेसमैन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मिनी
और उसकी 10 वर्षीय बेटी राधिका थी। अर्जुन का परिवार एक खुशहाल परिवार था। अर्जुन की पत्नी खाना बना रही थी कि तभी अर्जुन खुश होता हुआ किचन में अपनी पत्नी से आकर बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ और मुझे विश्वास है कि उस गुड न्यूज को सुनकर तुम खाना बनाना छोड़ दोगी। सोच लो अर्जुन, अगर मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी तो फिर तुम्हें होटल से खाना लाना पड़ेगा। तुम जानती हो ना कि मेरा हमेशा से एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का सपना था। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं और तुम्हारे सपने के बारे में सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। पति इतना खुश होता हुआ घर आया है और वो तुम्हें एक गुड न्यूज को बताना चाहता है, लेकिन तुमने उसके बारे में पूछा ही नहीं। सॉरी, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं सब कुछ भूल गई। अब जल्दी बोलो ना, क्या गुड न्यूज है? मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। एक मिनट, कहीं तुम वास्तव में फॉरेस्ट ऑफिसर तो नहीं बन गए? बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हारा अर्जुन बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। मुझे अभी अभी ऑर्डर मिला है कि मेरी पोस्टिंग कश्मीर के घने जंगलों में की गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, वो कौन संभालेगा? तुम तो जानती हो कि बिजनेस मैं मजबूरी में करता था। मेरा सपना तो फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का था, जो 32 साल की उम्र में पूरा हुआ है। रहा सवाल बिजनेस का, तो आजकल बिजनेस फोन पर चला करता है। मैं दोनों मैनेज कर लूंगा। तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना है। वैसे तुम्हारी पोस्टिंग कश्मीर के कौन से इलाके में हुई है? खेतिहर। खेतिहर का नाम सुनकर मिनी बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि वो अक्सर न्यूज़पेपर में खेतिहर में हो रही रहस्यमयी मौतों के बारे में अक्सर सुनती रहती थी। अगले दिन अर्जुन अपने परिवार को लेकर ट्रेन के एसी कोच में बैठ गया। लगभग 23 घंटे बाद अर्जुन और उसका परिवार एक सुनसान रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे। यहाँ तो सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा है और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। ये पहाड़ी इलाका है मिनी, और पहाड़ी इलाके में अक्सर मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। पापा, हम सब लोग जहाँ पर जा रहे हैं, क्या वहाँ पर हरियाली ही हरियाली होगी? राधिका, हम इस समय जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहाँ पर भी हमें हरियाली के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात का यकीन मानो राधिका, तुम्हें वहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने सुना है कि खेतिहर बहुत ही सुंदर गांव है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अभी तक तो कोई हमें पिकअप करने के लिए नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आसपास गेस्ट हाउस या होटल भी होगा। ये तो बहुत छोटा सा गांव मालूम होता है। मिनी ने इतना कहा ही था कि तभी एक लग्जरी कार आकर उनके सामने खड़ी हो गई। क्या आप ही का नाम अर्जुन है? जी हाँ, मेरा ही नाम अर्जुन है। मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं ड्राइवर हूँ। मुझसे कहा गया था कि आप और आपका परिवार मुझे यहाँ पर मिलेंगे। मैं ही आप सबको खेतिहर में सरकार की तरफ से मिले हुए आपके बंगले पर आपको पहुँचाऊंगा। अर्जुन ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गया। उसकी पत्नी और उसकी बेटी कार के पीछे वाले सीट पर बैठ गए, और कुछ ही देर में अभिमन्यु ने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। यहाँ से और कितना लंबा सफर करना पड़ेगा? ज्यादा नहीं साहब जी, सिर्फ 1 घंटा लगेगा। वो क्या है ना कि यहाँ से आगे अंग्रेजों ने रेल की पटरियां बिछाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बिछा नहीं पाए। लगभग 1.5 घंटे बाद अर्जुन जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक बहुत बड़ी हवेली के सामने खड़ा हुआ था। उस हवेली को देखकर साफ साफ मालूम होता था कि वो हवेली बहुत पुरानी थी। ये हवेली तो बहुत ही ज्यादा पुरानी मालूम होती है। आपने सही पहचाना मैडम। कहते हैं कि ये हवेली अंग्रेजों ने 18वीं सदी में बनवाई थी। अंग्रेजों के जाने के बाद फिर इस हवेली पर सरकार का कब्जा हो गया। तब से सरकार ने इस हवेली को फॉरेस्ट ऑफिसर्स का घर बना दिया। वैसे हवेली आपको कैसे लगी मेम साहब? हवेली तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन रात के समय पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही है। यहाँ दूर दूर तक खेतों और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि रात के समय तुम्हें ये हवेली डरावनी तो लगेगी ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ समय के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मैं अब तीनों को आपका कमरा दिखा देता हूँ। वैसे आप लोगों को भूख तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, हमारा पेट भरा हुआ है।
बस हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। नींद से तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। अभिमन्यु उन सबको एक बहुत ही बड़े हॉलनुमा कमरे में ले गया। उस कमरे में आतिशदान जल रहा था। साहब, आप सब लोग यहाँ पर नए हैं। रात में जब सोइएगा तो दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा। और हाँ साहब, दरवाजा बंद करने के बाद चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, दरवाजा मत खोलिएगा। लेकिन ऐसा क्यों? और यहाँ पर कौन आएगा? क्योंकि मुझे तो यहाँ दूर दूर तक हम सबके अलावा और कोई नजर ही नहीं आया। और सपोज करो कि अगर तुम ही रात में आ गए तो क्या तब भी हम दरवाजा नहीं खोलें? जी साहब, चाहे रात में मैं ही आपको क्यों ना आवाज लगाऊं, दरवाजा मत खोलिएगा। मैं बुरा नहीं मानूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु वहाँ से चला गया। मिनी को अभिमन्यु की बात बहुत ही अजीब लगी। वो गहरी सोच में डूब गई। उसकी बेटी राधिका सो चुकी थी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, मुझे नींद आ रही है। अगली सुबह अभिमन्यु चाय, नाश्ते और कुछ राशन का सामान लेकर हवेली में पहुँच गया। मैं इन्हीं सब सामान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा है। चाय की बहुत तलब महसूस हो रही थी। तो फिर देखते क्या हो, जाओ यार जल्दी से चाय बनाओ और अपने हाथ की बढ़िया वाली एक मस्त चाय अभिमन्यु को भी पिलाओ। नाश्ते के बाद तुम मुझे मेरा ऑफिस दिखा देना। ये भी कोई बोलने की बात है साहब, मेरी ड्यूटी इसी बात की तो है। नाश्ते के बाद अर्जुन अभिमन्यु के साथ कार के अंदर बैठ गया। अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु की कार एक छोटे से गांव से होती हुई जंगल की दिशा की ओर बढ़ गई। कुछ घंटे बाद आड़े टेढ़े पथरीले रास्तों से होती हुई कार एक खंडहर के सामने जाकर रुक गई। तुम तो मुझे मेरे ऑफिस ले जाने वाले थे ना? साहब, यही आपका ऑफिस है। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये तो खंडहर है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो कई वर्षों से यहाँ पर कोई आया ही ना हो और इस टेबल की साफ सफाई कभी हुई ही ना हो। यहाँ पर रखी हुई फाइलों पर कैसी मोटी धूल की परत छाई हुई है। और यहाँ पर मेरे अलावा और ऑफिसर भी तो होंगे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। साहब, इस इलाके में बहुत कम फॉरेस्ट ऑफिसर आना पसंद करते हैं और यहाँ पर कोई भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। ठीक है, अभी चलते हैं, मैं कामकाज कल से संभालूंगा। अर्जुन अभिमन्यु के साथ बैठकर हवेली पहुंच गया। अगले दिन से अभिमन्यु ने वहां का कामकाज संभाल लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में अभिमन्यु को वहां पर बहुत बोरियत महसूस होने लगी। उसे पता नहीं क्यों अब इस जगह से चिढ़ होने लगी थी। उसने महसूस किया था कि जब से वो यहाँ पर आया था, उसकी पत्नी और उसकी बेटी डरी डरी सी रहती है। एक रात अर्जुन ने अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम और राधिका इतनी डरी हुई क्यों हो? अर्जुन, ये हवेली बहुत ज्यादा बड़ी है। कभी कभी यहाँ पर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है और मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। अर्जुन, मैं कई सालों से इस खेतीहर गांव के बारे में सुनती आ रही हूँ। यहाँ पर अक्सर लोगों के लापता होने की खबरें न्यूज में आती रहती हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम बहुत खुश थे अर्जुन, मुझे लगा कि तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं सरकार को चिट्ठी लिखकर भेज दूंगा कि वो मेरा ट्रांसफर यहाँ से कहीं और कर दे। अगर मेरा ट्रांसफर कहीं और होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी नौकरी रहे या ना रहे। अर्जुन की बात सुनकर मिनी खुश हो गई। रात के समय वो दोनों सो रहे थे कि तभी कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। अर्जुन और मिनी दोनों उठकर बैठ गए। कौन है? दरवाजे के बाहर से अभिमन्यु की आवाज आई। साहब, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तुम्हें याद नहीं, पहले इसी अभिमन्यु ने कहा था कि अगर रात के समय ये भी दरवाजा खटखटाए तो भी दरवाजा मत खोलना। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, और वैसे भी कल सुबह तो हम लोग यहाँ से जा ही रहे हैं। इतना बोलकर अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया तो उसने देखा कि सामने अभिमन्यु बहुत ही घबराया हुआ खड़ा था। क्या हुआ अभिमन्यु, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जल्दी चलिए साहब, मेरी बेटी बीमार है, सारा गांव इकट्ठा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप शहर के रहने वाले हैं, आप ही उसे देखकर बता दीजिए कि उसे हुआ क्या है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन मिनी, राधिका यहाँ अकेली है।
मेम साहब सही कह रही हैं, उन्हें भी साथ आने दीजिए। रात के समय यहाँ पर कोई नहीं आता और मैं कुछ देर के बाद आप दोनों को स्वयं यहाँ छोड़कर जाऊंगा। बस आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। अर्जुन और मिनी अभिमन्यु के साथ चल दिए, मगर अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु कार की तरफ न बढ़कर एक झाड़ियों की ओर मुड़ गया। अभिमन्यु, क्या हम कार से नहीं जा रहे हैं? साहब, कार से जाने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। ये मेरे घर की ओर जाने वाला शॉर्टकट रास्ता है। अर्जुन अभिमन्यु की बात पर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ ही देर में वो तीनों एक बहुत पुराने बने हुए घर के अंदर खड़े थे। अंदर गांव के कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। चारपाई बिछी हुई थी जिस पर एक बच्ची लेटी हुई थी और उस बच्ची के मुंह पर चादर ढकी हुई थी। क्या ये तुम्हारी बेटी है? वो सब छोड़िए, आप पहले देखिए कि इसे हुआ क्या है। अर्जुन उस बेहोश बच्ची की कलाई पकड़कर उसकी नाड़ी चेक करने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वो लड़की मर चुकी थी। क्या हुआ साहब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे माफ करना अभिमन्यु, तुम्हारी बेटी अब नहीं रही। अचानक अभिमन्यु बेहद क्रोधित अवस्था में अर्जुन की ओर देखकर बोला, कम से कम एक बार बच्ची का चेहरा तो देखो। अर्जुन ने जैसे ही बच्ची के मुंह से चादर हटाई तो सामने का दृश्य देखकर अर्जुन और मिनी की आंखें डर और दहशत के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो उनकी बेटी राधिका थी जिसका चेहरा बहुत भयानक था। अचानक राधिका उठकर खड़ी हो गई। राधिका की आंखों का रंग बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। अचानक अभिमन्यु के साथ साथ गांव के लोगों के चेहरे देखते ही देखते किसी भयानक दानवों में परिवर्तित होने लगे। यहाँ से भागो अर्जुन, ये हमारी राधिका नहीं, ये गांव तो पूरा पिशाचों का गांव है। कौन हो तुम सब और हमसे क्या चाहते हो? तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे सामने जो बच्ची इस समय मौजूद है वो बच्ची किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही है। ये सब झूठ है, हमें यहाँ से जाने दो, मेरी बच्ची कमरे में सो रही है। तभी अभिमन्यु अजीब से अंदाज में हंसते हुए बोला, मूर्ख स्त्री, क्या तू अभी भी नहीं जान पाई? मैं जब तुम दोनों को यहाँ पर लाया था तभी हमने तुम्हारी बेटी को मारकर अपने जैसा दानव बना दिया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी कीमत पर रात के समय दरवाजा मत खोलना, लेकिन तुमने वही भूल की जो तुमसे पहले आए बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने की थी। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास है ये सब, मैं इस बात को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? वर्षों पहले हमारे गांव में एक अकाल पड़ा था और हम सब गांव वालों ने ईश्वर की पूजा छोड़कर दानवों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। ईश्वर हमसे नाराज हो गए, तब से पूरा गांव श्रापित हो गया। हर अमावस की रात को गांव दानवों में परिवर्तित हो जाता है और दानव किसी इंसान का खून पिए बगैर जीवित नहीं रह सकते। अर्जुन और मिनी पूरी ताकत लगाकर वहां से जैसे ही भागने वाले थे कि तभी उन दोनों को दानव जैसे दिखने वाले गांव वालों ने चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही देर में उन दोनों की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई।